हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके और यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड एसआई 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि हमने हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है। साथ ही जीके जीएस का 75 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड एसआई 2015 का मैथ्स का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है 75 टोटल क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जिसमें से कि हमने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 253 से लेकर के टोटल 300 तक। तो इस तरह से हमारे मैथ्स के 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें कंप्लीट होने वाला है। हर क्वेश्चन को हमें डिटेल में देखना है, ताकि इसी प्रकार से अगर कोई नया क्वेश्चन हमारे आने वाले 2024 के एसआई एग्ज़ाम में बने तो हम उसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि हम दो भिन्नों a/x+2 और b/2x-3 को जोड़ते हैं तो हमें एक नई भिन्न ये प्राप्त होती है। तो हमें a-b का मान निकालना है कि कितना होगा। हमारे पास ऑप्शन ये चारों हैं। तो यहाँ पर a-b का मान पूछा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें a का मान और b का मान पता होना चाहिए, तब जाकर हम इसको आंसर निकालने के लिए इसको माइनस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी है, a/x+2 और b/2x-3। अब बोला है कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब जोड़ना कैसे है, इनको एलसीएम में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि नीचे अलग अलग हैं। तो इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे ब्रैकेट 2x-3 से, और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+2 से। तो मैं इसको आगे सॉल्व करते रहूँगी। अगर आप एक पेपर और पेन लेके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से तो ये इरेज होता रहेगा और मैं आगे डिटेल में समझाते रहूँगी। तो देखो, अब क्या करना है आपको, अब आपको इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा देनी है। a की 2x के साथ भी होगी और a की 3 के साथ भी होगी, b की x के साथ होगी और b की 2 के साथ होगी। तो मैं आगे इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो कुछ इस प्रकार से 2 के साथ हम ax की मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 3a प्लस bx+2b। अब हमें जो ये नीचे वाला टर्म लिखा था हमने उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारा कोई काम का नहीं है। हमें ऊपर वाले जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंपैरिजन कराना है, तुलना करानी है, वो इस टर्म से करानी है, इस वाले के ऊपर वाले टर्म से करानी है। ठीक है, 5x-11 से। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर का सॉल्व करेंगे, नीचे वाला हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, आप देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन इन दोनों में? x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 2a प्लस b। फिर उसके बाद इसमें और इसमें जो ये छूट गया है उसको बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फिर देखो, अब जो ये हमारा टर्म बना है वो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन में दिए गए जो समीकरण प्राप्त होती है उसकी तरह बन गया है। तो हम इसको कंपेयर कराएंगे, यानी कि तुलना कराएंगे। कैसे? देखो, ये x है और हमारे क्वेश्चन में देखो 5 के साथ भी x है, तो ये पूरा 5 के इक्वल में होगा और ये पूरा 11 के इक्वल में होगा, और x तो हमारे पास है ही। ठीक है, और माइनस भी है देखो बीच में, तो बिल्कुल सेम हो गया ना। तो अब हम इसका कैसे तुलना कराएंगे? सबसे पहले 2a प्लस b को हम इक्वल रखेंगे 5 के, और 3a प्लस b को हम इक्वल रखेंगे 11 के। तो यहाँ से हमें a और b के मान प्राप्त होंगे। तो कैसे प्राप्त होंगे? 2a प्लस b को हम रखेंगे 5 के इक्वल में। अब देखो, अगर हम दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, बोथ साइड हम क्या कराएंगे? 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4a हो जाएगा, इधर 2b हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। और जो दूसरी वाली हमारी समीकरण थी, इक्वेशन थी, उसको हम इससे माइनस कर देंगे, इक्वल टू -11। ठीक है, अब इसके जो है साइन चेंज हो जाएंगे। किस प्रकार से चेंज होंगे? ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा। तो देखो, ये 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 कितने होते हैं? 7a होता है। तो 7a इक्वल टू यहाँ पर 10 और 11 कितने होता है? 21 होता है। ठीक है, प्लस का साइन आएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से कितना जाएगी? 7, 3 जा 21 होता है, तो 3 आ जाएगी। हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 3 आ गई है। अब हम b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी, 3a प्लस 2b इक्वल टू 11। तो यहाँ से हम a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 3 है तो 3 रख देंगे a की जगह पर,
2b इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके b की वैल्यू कितनी निकालेंगे, -1 निकालेंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इस इक्वेशन को आपको लिखना है जो कि हमारी पहले आई थी, उसको 11 से हमें कंपेयर करा देना है। ठीक है, मैंने साइन चेंज करके करवाए थे। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रही हूँ जिसमें मैंने साइन चेंज नहीं करे। तो देखो, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा -2b इक्वल टू 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 2b है वो यहीं पर रहेगा, 11 के साथ माइनस में 9 हो जाएगा। फिर 2b ऐसे ही रहेगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से अगर हम 2 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब देखो, हमारे पास a की वैल्यू 3 थी और b की वैल्यू -1 है, और हमसे क्या बोला है, a माइनस b निकालना है हमें, a माइनस b। तो a की वैल्यू 3 है, माइनस का साइन पहले से लगा है, और b का जो वैल्यू है वो भी -1 है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो ये माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस का साइन बन जाएगा, और a माइनस बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो, ऑप्शन में a माइनस बी जो है 4 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे बोला है 8 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो केवल 1 पुरुष और 1 लड़का क्रमशः उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो इसकी एक सिंपली इक्वेशन बना लेंगे। देखो, 8 मैन है प्लस 12 बॉयज़ हैं इंटू 10 दिनों में वो कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, और इस तरफ भी 6 मैन हैं, 8 बॉयज़ हैं, और वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 डेज़ में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 4 14 है। अब इसको कट करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और इधर 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बन के आई, 5 की पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पर 7 की पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आएगा, 5 के कराएंगे तो 40m प्लस 60b इक्वल टू 42m प्लस 56b। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m/b निकालेंगे। ठीक है, उसकी यूनिट निकालेंगे कि जो मैन है और बॉयज़ हैं वो कितना काम करते हैं, कितना इकाई काम करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो बी वाले हैं वो एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, बी वाला इस तरफ आएगा, 56 इस तरफ आएगा, तो कितना आ जाएगा, 4b आ जाएगा। और जो ये 40m है वो उस तरफ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, 42 में से 40 माइनस करेंगे तो b/m या फिर m/b कितना जाएगा, m/b कितना आ जाएगा हमारा, 4/2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2/1। तो जो m/b है उसका अनुपात देखो 2/m इकाई आ गया। तो जो आदमी है वो 2 इकाई काम करते हैं, और जो लड़के हैं वो 1 इकाई काम करते हैं। ठीक है, तो 8 मैन प्लस 12b इंटू 10। अब हम यहाँ से टोटल कार्य निकाल लेंगे, वो कितना कार्य करते हैं, क्योंकि हमें m की वैल्यू पता है 2 इकाई करते हैं, और b की वैल्यू भी पता है वो 1 इकाई कार्य करते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 280 कुल कार्य हमारे पास आ गया है 280। तो अब हमें निकालना है केवल एक आदमी और केवल एक लड़का कितना काम करेगा। तो देखो, 280 कुल कार्य हमारे पास है ना। ठीक है, तो हमें इतने सारों का पता है, तो हमें 280 कार्य के लिए भी पता होना चाहिए। 280 कार्य के लिए एक लड़का कितना करेगा, 2 इकाई कार्य करेगा, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा सिर्फ एक आदमी का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 140 डेज़ में वो कार्य करेगा। वैसे अगर हम बॉयज़ का निकालना चाहें तो बॉयज़ के लिए भी 280 कुल कार्य है, और बॉयज़ 1 इकाई कार्य करता है, तो मतलब 280 दिन में वो काम करेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान 0 होगा। तो देखो, ऑप्शन ए जो होगा 30/0, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। 0/30, यस, इसका आंसर 0 आएगा। 0/0 का भी इनवैलिड हो जाएगा, इनमें से कोई ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। 0 को अगर हम डिवाइड करते हैं 30 से, तब जाके हमारी वैल्यू 0 आएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बोला है कि इसको हमें सरलीकृत करना है, सॉल्व करना है।
तो देखो इसको सरलीकृत करने के लिए हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। कैसे? इसका जो साइन होता है नीचे वाले का, हर का साइन जो होता है डिनोमिनेटर का, उसको हमें चेंज कर देना होता है। नीचे प्लस में है तो इसको हम माइनस में रख के इसकी मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड भी कराते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जो ये 12√7 है उसकी मल्टीप्लाई एक बार √2 से होगी इधर। फिर जो ये √5√2 है उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 7 से होगी। उसी तरह से 12√7 की भी 7 से होगी। मतलब सबके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी होती है, ऊपर और नीचे भी। ठीक है, नीचे तो देखो a+b और a-b, इसका मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो नीचे वाला तो सिंपल है, नीचे तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√7 की अगर हम √2 से कराते हैं, नहीं हाँ √2 से कराते हैं तो 12 रूट क्या बन जाएगा, 14 हो जाएगा। माइनस का साइन लगेगा। फिर 12√7 की हम √7 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा और 12 7 जो हो जाएगा 84। फिर उसके बाद 5√2 की कराएंगे हम √2 से तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। फिर प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5√2 की √7 से होगी तो कितना हो जाएगा, 5√14 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको आप नोट कर लें क्योंकि इससे आगे मैं बढ़ूँगी अभी। तो ये इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 17√14 माइनस 94 अपॉन नीचे जो √2 का स्क्वायर होगा वो 2 होगा और 7 का 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाला माइनस कर देंगे, ऊपर सेम रहेगा और नीचे ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है क्योंकि ये ऑप्शन में दिया गया है। इससे ज़्यादा ये सॉल्व हो भी नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसा जो है हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 94 माइनस 17√14 अपॉन, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों में से किसका शून्य 2/3 है। तो किसका शून्य 2/3 है, इसका मतलब यह है कि जितने भी ये इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह पे अगर हम 2/3 रख देते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए, वही आंसर हमारा ठीक होगा। तो एक एक करके ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन हम देख लेते हैं, 3x² x प्लस x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x की जगह पर क्या रखते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर रखते हैं, प्लस यहाँ पर 2/3 रखते हैं और यहाँ पर -2 रखते हैं। तो ऐसे कैसे सॉल्व होगा, 3 × 4/9, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 2/3 माइनस 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये कैसे होगा, 6/3 एलसीएम लेके -2 इक्वल टू 6 माइनस 6/3। 6 में से 6 माइनस होगा 0, 0/3 0। तो पहले ही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि पहली समीकरण बिल्कुल सही है। अगला है k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण, ये जो समीकरण है इसका हल 27 - 7 है। तो हमें यहाँ पर x और y के मान दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो ये समीकरण है इसमें x y जो लिखा है इसमें हमें -27 और -7 को रखना है और k की जो वैल्यू आएगी वो इन चारों में से कोई एक होगी। तो वही हम करेंगे, 3 × x की जगह पे हम 27 रखेंगे, प्लस k ऐसे ही रहेगा, k की वैल्यू निकालनी है, -7 रहेगा मल्टीप्लाई में और 25 रहेगा। 27 से 3 की मल्टीप्लाई कराने पे इतना आता है और फिर ये -7 k बन जाएगा और इधर 25 हमारे पास है ही। ठीक है, फिर -7 k को हम इधर ही छोड़ देंगे, 25 में से माइनस करेंगे 81 को, -7 k इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करेंगे तो -56 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, तो k की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। ऑप्शन ए में बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं x - 10 = 0 और x + 2 = 0 के बीच दूरी क्या है। तो पहली वाली इक्वेशन से हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो 10 मिलेगी और दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें -2 मिलेगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछिए कि कितनी होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में से माइनस कर देंगे हम कितना, -2 को माइनस कर देंगे तो 10 + 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 12 इकाई। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये,
एक आयताकार कमरे के फर्श की माप हमें इतनी दी गई है, कमरे की हाइट हमें इतनी दी है, कमरे में एक आयताकार दरवाज़ा तथा 2 आयताकार खिड़कियां हैं, दरवाजे की माप इतनी है और प्रत्येक खिड़की की माप इतनी है। तो हमें बताना है कि 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की भीतर की दीवारों पर रंगाई की क्या लागत होगी। तो कोई भी कमरा अगर आप देखोगे, ऐसे मकान, इस तरह से मकान होता है, फिर उसमें हमें बोला है कि 2 खिड़कियां हैं, ठीक है, दोनों ही खिड़कियां आयताकार है, एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा भी आयताकार है। अब हमें बताना है कि इसकी जो अंदर पेंट होगा वो 12.50 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितने रुपए उसमें लगेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको इस पूरे घर की जो अंदर हमें रंगाई करनी है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और खिड़कियों और दरवाज़ों में तो नहीं होता ना वो वाला रंग, तो इसलिए जो 2 खिड़कियाँ होंगी उनका क्षेत्रफल निकाल के और एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल के पूरे घर के क्षेत्रफल से इन तीनों चीज़ों को माइनस करना होगा, फिर जाके हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम जो घर की जो दीवारें हैं उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपको पता है जो फॉर्मूला है 2l+b(h) है, ठीक है। यहाँ से हम 2, 5 + 4, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, h हमें दे रखी है 3.5 और 18 × 3.5 को सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 63.0 वर्ग मीटर। तो 63 आ गया किसका, भीतर की दीवारों का, इसको आप नोट कर लेना। अब हम निकालते हैं खिड़की दरवाजे। तो देखो, दरवाज़ा हमको कितना दिया है, एक दरवाज़ा दिया है, ठीक है। तो एक दरवाजे के लिए हमें लंबाई गुणा चौड़ाई वाला, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आयत का वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे अपनाएंगे, 200 × 80, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से हमारा 16,000, अच्छा नहीं, इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में है ना, तो इनको पहले हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो ये पूरे घर का निकाला वो मीटर में निकाला है, तो पहले मीटर में निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 200 मीटर को जब हम सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 80 को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.6 मीटर आ गया। ये किसका आ गया, दरवाजे का आ गया, आपको याद रखना है, दरवाजे का ये आ गया। अब हम निकालते हैं 2 खिड़कियों का, ठीक है। 2 खिड़कियों का कैसे निकालेंगे, एक खिड़की का निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो खिड़की की माप ये है, तो खिड़की वाले को भी हम मीटर में चेंज करेंगे, 1.5 इसका आ जाएगा। और जो इसका आंसर आ रहा है उससे हम किसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 2 खिड़कियाँ हैं। तो इसको सॉल्व करने पे 2.4 × 1.5 तो कितना आ जाएगा, 3.6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दरवाजे और खिड़की दोनों का निकाल लिया है हमने, तो दरवाजे और खिड़की को प्लस करेंगे। तो दरवाजे का 1.6 निकला था, खिड़की का 3.6 निकला था, इनको प्लस कर देंगे 5.2, तो ये आ गया टोटल दरवाजे और खिड़की का। अब जो दरवाजे और खिड़की का आया उससे हम अंदर की दीवारों को माइनस कर देंगे। तो ये है दीवारों का क्षेत्रफल 63.0 और दरवाजे खिड़कियों का साथ में कितना आया है, 5.2। इनको हम माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 57.8। अब देखो, ये तो क्या आ गया, 57.8 उतना एरिया आ गया जितने में हमें कलर करना है। अब कलर हमें 12 रुपये के हिसाब से करना है, 12.5 रुपये के हिसाब से, तो 12.5 के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 722.50। तो ये है हमारा टोटल रुपए जितने कि इस घर को पेंट करने में लगेंगे अंदर की तरफ से। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू 251.2 वर्ग फुट के कैनवास का बना है, तंबू का व्यास हमें 16 फुट दिया है और तंबू की ऊंचाई हमको निकालनी है, क्या होगी। मतलब कि हमें तंबू की हाइट निकालनी है और तंबू का हमें एक शंक्वाकार तंबू हमको दिया गया है, ठीक है। तो डी हमको कितना दे रखा है, 16 फुट दे रखा है, डी हमको दे रखा है, तो आर हमें पता है 8 होता है त्रिज्या, हाइट हमको निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है πRL शंकु में, जिसके हम इक्वल में रखेंगे 251.2, क्योंकि हमको दिया है पहले से। तो पाई की वैल्यू पाई रहेगी, आर की वैल्यू 8 है, एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे और 251.2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमें एल निकालना है, तो हम बाकी चीज़ों को सबको उस तरफ भेजेंगे, 8 हमारा डिवाइड में आ जाएगा और 22/7 क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, इसको पूरे को सॉल्व करके 10 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हमें लेंथ
और आर चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि शंकु में देखो रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये हाइट का रिलेशन होता है एल और आर के साथ में। तो हम सारी वैल्यू रखेंगे। एल की वैल्यू हमें पता है 10 है और आर की वैल्यू 8 है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो एच स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया है, रूट कितना, 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36। आपको पता है रूट 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन बी 6 फुट। अगला क्वेश्चन है ए बी सी तीन चर के लिए यदि इतना 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 है तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताना है कितना होगा। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले खोलना होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस 3ab। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, वो आप अपनी कॉपी में नोट करना। फिर देखो यहाँ पे हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम सारी वैल्यू रखेंगे कैसे, कि जो ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 38, ठीक है। और बाकी पीछे जो लिखा है वो सारा सेम रहेगा, ए बी 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और जो हमारे साथ 38 है उसको हम इस तरफ ले लेंगे 38, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास है 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसको आप नोट करते रहना आगे। 100 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 62 आ जाएगा, और इसको हम 2 को हम इधर डिवाइड में ले लेंगे, और बाकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास ऐसा ही है। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 31 हमारे पास आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की हमें क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है 31। ये वैल्यू हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमने जब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मूला खोला था तो वहाँ पे हमें सबसे पहले तो यही मिला था ना, मतलब कि उसके साथ में भी हमें ये मिला था। तो हम इस पूरी वैल्यू को उस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला हम फिर से खोलेंगे और सारी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी आता है, तो उसके लिए तो हमें पता है 10 वैल्यू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, तो उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है 38 होती है। फिर उसके बाद ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, तो इसकी वैल्यू क्या है 31 है। क्यों? क्योंकि हमने अभी निकाली है ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमने अभी निकाली है, प्लस फिर उसके बाद है 3abc, तो 3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में abc की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 38 में से 31 माइनस किया तो 7 आया, प्लस यहाँ पर 90 हो गया, तो 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा 160 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता से है। प्रायिकता सही है? नहीं, प्रायिकता से नहीं है। फिर है 11 प्रेक्षणों का माध्य हमें पता है 35 है। प्रत्येक प्रेक्षण को उसके मूल के 4 गुना से 15 कम कर दिया जाए तो नए प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। तो 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो ये हमारा जो है माध्य है। अब इसके जो इसको हमें क्या करना है, 35 को 4 गुना कर देना है, 4 गुना कर देना है और उसमें से 15 कम कर देना है, क्वेश्चन में बोला है। फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 140 माइनस 15, तो 140 में से माइनस 15 करेंगे तो 125 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे माध्य हैं वही प्रेक्षण है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 125, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की 2 समानांतर जीवाएँ हैं जिनकी लंबाई 48 सेंटीमीटर 288 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से 160 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त का हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। तो जीवा क्या होती है,
किसी भी वृत्त की जीवा इस प्रकार से होती है, 2 पॉइंट जो मिलते हैं ना वही जीवा होती है, ठीक है। त्रिज्या अलग होती है, त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से आधी दूरी होती है, ठीक है, सेंटर से दूरी, वृत्त के सेंटर से दूरी। लेकिन जीवा क्या होती है, कोई भी 2 पॉइंट अगर आपस में मिल रहे हैं वृत्त में, वृत्त के भीतर, तो वो जीवा होती है। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वो उसका व्यास होती है, क्योंकि व्यास में भी तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा मिलता है, तो ये भी एक प्रकार की जीवा का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। वृत्त का व्यास d निकालना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाओं इतने और इतने का प्रतिच्छेदन बिंदु -1 3 है तो p की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन में हमको x और y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, x और y की वैल्यू दे रखी है। हम एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख के क्या निकाल लेंगे, k की वैल्यू निकाल देंगे। फिर जो k की वैल्यू है उसको हम दूसरी इक्वेशन में रख के p की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहली वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, +3 × 3 - k = 0, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, -2 + 9 - k = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है -k, और इस तरफ भेजेंगे इनको तो -7, तो k की वैल्यू हमारे पास 7 निकल कर आ गई है। अब इस k की वैल्यू को हम दूसरी वाली इक्वेशन में रखकर p की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू -7 आई है, और x की वैल्यू तो हमको पता ही है -1 दी है, प्लस p की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू 3 है, +1 = 0। तो यहाँ से -7 + 3p + 1 = 0, 3p = -1 + 7, तो p = 6/3, तो 3 2 जा 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है आंसर में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा क्रमिक युग्म समीकरण का हल नहीं है। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो हमें x और y की वैल्यू दी गई हैं। अगर हम उनको यहाँ पे रखते हैं एक एक करके तो दोनों तरफ सेम आंसर आना चाहिए। सेम जो आंसर आएगा वो तो सही होंगे, वो तो हल हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हल नहीं है, तो जो अलग आंसर आएगा वही हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला वाला करके देखते हैं। x की जगह पे 8 रखा है, -2 × -3 = 14। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, इधर भी 14 आ जा रहा है और इधर भी 14 आ जा रहा है, तो ये तो है क्रमिक हल है। कौन सा क्रमिक हल नहीं है वो देखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 0 रखेंगे, y की जगह पे -8 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, तो 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है, प्लस का 16 बन जाएगा और इधर 14। तो देखो ये क्रमिक हल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग हल निकल कर आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इन सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से कटने वाले विशालतम बेलन का आयतन कितना होगा। एक बेलन से आपको क्या करना है, एक शंकु को कट करना है ना, घन से कटने वाले, अच्छा घन से कटने वाले, घन से हम क्या करना है, विशालतम एक बेलन को कट करना है। इस तरह से तो हम कट कर सकते हैं, एक बेलन, सबसे बड़ा बेलन ऐसे ही कट कर सकते हैं, तो उसका आयतन निकालना। तो घन की भुजा हमको दी है कितनी, 21 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि देखो ये जो इस तरह से भुजा है घन की, वो हमारी बेलन की हाइट भी वही हो जाएगी। तो बेलन की हाइट कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब जो आर है, आर कैसे निकालेंगे, आधा, जो ये इस बेलन की त्रिज्या है वो कैसे निकालेंगे, हाइट का ही आधा कर देंगे तभी उसकी त्रिज्या निकल के आएगी। तो 20/2 हमारी क्या हो जाएगी, 21/2 हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो आयतन कितना होता है बेलन का, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे 21/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 21। तो पाई इंटू 21 का क्या बन जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी थी। पाई 21√3/4 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ठोस गोले को 2 गोलार्धों में काटा जाता है, इस तरह से हमें 2 गोलार्धों में काट देना है एक गोले को, ठीक है, आधा आधा बन जाएगा, तो सतह क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखो जो ये नया हमारा क्षेत्रफल आएगा इसका, ये भी πr² होगा, और इस वाले एरिया का जो आएगा वो भी πr² होगा।
तो मतलब 4πr² जो गोले का क्षेत्रफल होता है उसमें वृद्धि हो गई है किसकी, 2πr² की। मतलब कि कितनी वृद्धि हो गई है, 50% की वृद्धि हो गई है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डेटा सेट के बढ़ते क्रम में प्रेक्षण इतने हैं, यदि औसत एवं माध्य बराबर है तो x का मान क्या होगा। पहले हम औसत निकालेंगे, फिर माध्य निकालेंगे, ठीक है, फिर उनको बराबर रख देंगे। तो इनका औसत कैसे निकल के आएगा, औसत कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो इन सबको ऐड करने पे 28 आएगा, प्लस x भी है, और नीचे ये कितने हैं टोटल, उन नंबर उसको बताना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, नीचे 6, तो औसत ऐसे निकल कर आएगा, ठीक है। ये होगी हमारी औसत की वैल्यू। अब माध्य कैसे निकालते हैं, जो सबसे बीच में होता है उनको ऐड कर देते हैं। बीच में कौन है, 5 और x+1, और अपॉन में क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा आ गया, माध्य आ गया। तो औसत और माध्य को बराबर रख देना है। अब बराबर हमने रख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, सॉल्व होगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर 56 + 2x और इधर 30 + 6x + 6, तो 56 - 36 करेंगे और 6x - 2x इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा और इधर 4x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये निर्देशांक हमें बताना है कि कौन से निर्देशांक में स्थित है ये बिंदु, ठीक है। तो आपको पता होगा इस तरह से 4 निर्देशांक होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इनमें जो वैल्यू होती है माइनस प्लस की कैसे होती है, यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं, इधर पहले माइनस होता है और फिर प्लस होता है, और इधर जस्ट उल्टा होता है, माइनस बाद में होता है, प्लस पहले होता है, और इधर माइनस माइनस होते हैं। तो इधर माइनस माइनस है, इधर प्लस प्लस है। अब जो बिंदु दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, पहले माइनस और फिर प्लस, तो पहला माइनस और फिर प्लस किस में है, दूसरे निर्देशांक में है, तो द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है लंबाइयों का, 3:4:5 ऐसे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, 54 वर्ग मीटर दिया है, तो उसका परिमाप बताना है कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप बताना है, ठीक है। तो मान लो एक त्रिभुज इस तरह से है, उसकी जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कर्ण होती है 5, और बाकी ये कोई 3 होगा कोई 4 होगा, ठीक है। तो इसका देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 b × h। तो 54 हमें क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है, ठीक है। तो 1/2 b कितना है, बेस कुछ भी हो सकता है, 3 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, पाइथागोरस प्रमेय से भी आप देख सकते हो, 3x = 54। यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, 2 2 जा से इसको काट देंगे, 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, तो 12x हो जाएगा x², क्योंकि 2x है, यहाँ 54, तो x² = 54, यहाँ पे 6 है, ये 6, क्योंकि 2 2 जा 4 क्या था, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 54/6 और 6 9 जा, तो x² कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, हाँ 3 आ गई। तो x की वैल्यू आ रखी है हमारे पास 3। अब हमारे पास जितने भी ये माप दे रही उनमें हम x की वैल्यू रखेंगे, क्यों, क्योंकि जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तीनों को प्लस करना होता है, 3x 4x 5x, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है त्रिभुज का। तो वैल्यू कितनी आई है x की, 3, 4 × 3 5 × 3, तो 9 + 12 + 15 कितना होता है, 36, तो 36 मीटर परिमाप आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या अगर हम 25% बढ़ा दें तो नियत आयतन के लिए पार्श्व सतह क्षेत्रफल कितना कम करना होगा। एक बेलन इस प्रकार से हमारे पास है, उसकी हमें क्या करनी है, त्रिज्या बढ़ा देनी है। तो त्रिज्या बढ़ाने पे वो फैल जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि त्रिज्या इतनी होती है, तो ये फैल जाएगा। तो हमें बताना है कि अगर हमें वही आयतन दूसरे क्षेत्र जो दूसरे बेलन का भी चाहिए, तो हमें उसके सतह क्षेत्रफल कितना कम करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेलन ऐसा है तो उसका क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा ना, तब जाके वो चौड़ा बनेगा, और आयतन हमें आयतन बिल्कुल नियत चाहिए। तो देखो आयतन क्या होता है, 2πr/h। तो अगर 25% उसका त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो हमें क्षेत्रफल में भी उतना ही कम करना पड़ेगा, 25% कम भी करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मोना के पास इतने की एक निश्चित धनराशि थी, उसने 36 दिनों तक
इतने रुपए खर्च किए। 37वें दिन में उसके पास केवल 1 रुपये थे। उसके पास शुरू में कितना धन था, वो बोले कितना धन था। तो 7x² माइनस 34x प्लस 25 एक निश्चित धनराशि उसके पास थी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। उसने 36 डेज तक क्या किया है, 36 डेज तक x माइनस 4 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है ना। तो 36x माइनस 144 ये हमारे पास ये खर्च वाले पैसे आए, निश्चित वाले पैसे ये हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 7x² माइनस 34x प्लस 25 उसमें से हम माइनस करेंगे 36x प्लस 144। तो सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा, 7x² माइनस 70x प्लस 169। तो ये सभी किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 1 रुपये के बराबर हैं तो 7x² माइनस 70x और 169 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 168 इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है उसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करने पे हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो द्विघात समीकरण बनी है उसके हम फैक्टर कैसे करेंगे। तो 10 बनाना है हमें प्लस करके और मल्टीप्लाई करके 24 बनाना है। तो 6 और 4 लेंगे, 6x माइनस 4x प्लस 24 हमारे पास पहले से है, ठीक है। अब जोड़े बन जाएंगे x और 6 के और यहाँ से बन जाएगा x और 4 का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 4। दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 4। अब जो x की वैल्यू 4 है उसको तो हम रख नहीं सकते क्योंकि x माइनस 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 रुपये खर्च करें क्या उसने, नहीं। तो x की जो वैल्यू है वो 6 वैलिड होगी। तो हमारे पास पता है हमें कि 36 डेज तक उसने x माइनस 4 रुपीज़ खर्च किए हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आंसर, 36 इंटू 2 मतलब कि 72 प्लस 1 रुपया और बचा है उसके पास तो ये 73। तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 73 रुपये थे शुरुआत में। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें सुनैना जो है, अब सुनैना और उसके मित्रों ने ड्राइव पर जाने का फैसला किया। सभी सड़कें जिन पर वे गई थी वो सीधी थी, ठीक है, कोई भी ऐसे कर्व में नहीं थी। और जिनकी जो दिशाएं दे रखी हैं उनके साथ किलोमीटर्स भी दे रखे हैं कि कितना कितना वो गई है। तो अब हमें बताना है कि उनके द्वारा जो सड़कों के बीच का क्षेत्रफल है वो बताना है कि जैसे इस तरह से अगर वो गई होगी तो सड़कों के बीच का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो पहले हमें उसकी सड़कें बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले वो कहाँ गई थी। सबसे पहले वो 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गई है। फिर उसके बाद वो 2 किलोमीटर उत्तर। तो हमें सब ये कॉपी में आप लिखना कि 8 किलोमीटर इधर है, 2 किलोमीटर इधर है। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद 7 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो आई पूरा 9 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर आई। फिर उसके बाद वो 2 किलोमीटर इस तरफ, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर इस तरफ, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर वो इस तरफ आई है और 5 किलोमीटर वो इस तरफ आई है, ठीक है। अब हमें इस पूरे अंदर जितना भी क्षेत्रफल है उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो 3-4 इसमें आकृतियाँ बनेंगी, सभी आयताकार बन रही हैं। देखो ये 7 है ऊपर वाला तो इसके सामने वाला भी ये 7 होगा, ठीक है। और ये 4 है तो इसके सामने भी ये 4 है, ठीक है। अब ये एक आकृति बन गई। फिर उसके बाद ये 7 5 कितना होता है, ठीक है, 12 होता है। और ये 8 है और इधर हम 4 ले लेंगे तो ये भी 12 होता है, ठीक है। इधर 2 है तो इसके सामने वाली भी 2 ही होगी। इधर 4 है तो इसके सामने भी 4 होगी, ठीक है। इधर 5 है,
नहीं, इधर 5 तो थी लेकिन इधर 2 है तो ये भी 2 होगी, ठीक है। ये 6 है तो ये 4 और 2 6 होगी। तो इस तरह से 1 2 3 4 4 हमारे पास आयत निकल कर आ रहे हैं। इन चारों का हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और सबको ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में बना के देखो, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं चारों का क्षेत्रफल निकाल देती हूँ इसमें। तो आप सभी को पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। सबसे पहले वाला ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें 7 लंबाई है, चौड़ाई इतनी है, तो ये बन गया 28, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का है, उसमें 8 4 12 और 2 12 और 2 है, तो उसमें 24 बन गया, ठीक है। फिर दूसरे वाले में कितना है, 4 और 3 है माप, तो 4 और 3 मतलब कि 12 बन गया, ठीक है। फिर लास्ट वाला 6 और 2 है, ठीक है। 6 और 2 है तो इसका भी 12 बन गया। ये 112 नहीं, ये 12 है, ठीक है। अब इन सभी को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 28 24 12 12 तो कितना हो जाएगा, 76 किलोमीटर हो जाएगा टोटल। बहुत इजी है, इसको आप कॉपी में सॉल्व करें। 76 किलोमीटर। इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी है वो क्या है, इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम आराम से बनाना पड़ेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 275 है, 108 के हजारवा भाग को 15 से गुना करने पर क्या मान आता है। 108 का हमें हजारवा भाग मतलब कि 108 का हजारवा भाग को 15 से गुणा करने पर क्या आएगा। तो 2 से आप इसको कट करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे 27 इंटू 3 आएगा, अपॉन में 50 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 27 इंटू 3 81 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.62। 1.62 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान हम 120 माइनस 60 और 50 इंटू 4 कितना होता है, 60 होता है, तो डिवाइड में 60 प्लस 4 माइनस 2। अब क्या करेंगे, 120 माइनस 60 और 60 1 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2 120 और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और इधर माइनस का 1 है, फिर 120 प्लस 1 तो 121। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग से 108 कम है। दो संख्याओं का अंतर हमें दिया है 2x माइनस एक्स, कितना है, उन संख्याओं के योग से, पहले उनको योग करना है, उससे कितना कम है, 108 कम है। तो हमें x का मान निकालना है कि जो छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी है तो उन संख्याओं दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है। देखो 2x माइनस एक्स एक्स होता है, 2x प्लस एक्स 3x होता है, माइनस 108 है हमारे पास। अब 3x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और इधर माइनस 108 है। 2 से इसकी डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 54 आ गई है, ठीक है। 54 आ गई तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में को बनाने के लिए निम्न में से किन नमूनों का उपयोग हुआ है। तो आप देखेंगे इनकी जो सीरीज़ है वो किस प्रकार से बन रही है। पहला हमें दिया है ऑप्शन में 120 घटाना है, तो आप सब में से 120 घटा के देखेंगे बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, ठीक है। 10 घटाना, उत्तर को 2 से भाग देना। पहले 250 में से 10 घटाएंगे 240 आएगा, 240 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 120 नहीं आ रहा आंसर, तो ये भी गलत है। सबको 2 2 से भाग देने पे आ जा रहा नहीं, क्योंकि 40 को 2 से भाग देंगे 25 थोड़ी आता है। फिर देखो, फिर है 2 से भाग दो और उत्तर में 5 जोड़ दो, तो ये हो सकता है। कैसे, लास्ट वाले को देखें, 40 2 से भाग दो, फिर उत्तर में क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 25। बिल्कुल सही है, ये सभी में लागू होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एक संख्या हमेशा 40 से भाजित होती है यदि यदि क्या होता है, इसमें उपरोक्त सभी सही होंगे, क्योंकि एक संख्या 40 से भाग होती है तो वह 2 और 20 दोनों से भाजित होती है, बिल्कुल सही है। 4 और 10 से भी भाजित होती है, 5 और 8 से भी भाजित होती है, तो सही होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 280 है, 10 प्राप्तांकों के एक समूह का औसत कितना है, 14 है। मतलब 10 अंकों का औसत जो दे रखा है वो 14 दे रखा है।
अन्य 2 प्राप्तांक शामिल करने पर, मतलब 2 और बढ़ा दो तो 12 हो जाएंगे। इसको करने पर औसत जो होता है वो 16 हो जाता है। ये औसत जो होता है ना 16 हो जाता है। 2 अतिरिक्त प्राप्तांकों का औसत कितना है, मतलब ये अलग से जो 2 हमने ऐड करे उनका जो औसत है वो कितना होगा। तो 10 प्राप्तांकों का औसत 14 था, मतलब कि 140। 12 का 16 हुआ, मतलब कि 192। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 52 है। ठीक है, तो अंतर 52 है, इतना गैप आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 प्राप्तांकों का औसत निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक तथा स्वयं के अलावा निम्न में से किस संख्या का केवल एक ही फैक्टर है। तो सभी के फैक्टर देखेंगे। 8 का फैक्टर कितने होंगे, 2, 4, 8 और 1। फिर 6 का कितना होता है, 2, 3, 6, 1। और फिर 13 का देखेंगे कितना होता है, 13 और 1 ही होता है बस। 25 का कितना होता है, 1 भी होता है, 5 भी होता है और 25 भी होता है। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि एक तथा स्वयं, मतलब कि एक को भी हटा देना है और खुद को भी हटा देना है। देखो इसमें से एक और खुद को हटाएंगे तो 2 लोग बच रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही घटक चाहिए। तो इसमें से भी एक और स्वयं को घटाएं, 2 बच रहे हैं। इसमें से एक और स्वयं को घटाएं, एक भी नहीं बच रहा। इसमें से एक और स्वयं को घटाएं तो एक बच रहा है, तो मतलब एक घटक बच रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्या है, इसमें बोला है 10 के निकटतम मान तक पूर्णांकित किए जाने पर सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो 23,500 बन जाती है वह संख्या क्या है। तो 23,500 के निकटतम संख्या देखनी है हमें इसमें। ठीक है ना, तो 23,500 के निकटतम कौन सी संख्या है वो देखेंगे हम। 22,000 तो हो नहीं सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। 24,000 भी ज़्यादा हो जा रही है। अब फर्स्ट और ऑप्शन पहला और दूसरे में से हो सकती है, तो 500 के निकटतम देखनी है। तो 500 के निकटतम देखनी है तो 458 ज़्यादा उसके निकटतम है, 23 458। ठीक है, निकटतम भी है और साथ में समभाज्य संख्या चाहिए थी हमें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो 5 वाला है वो विषम हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्याओं में से कितनी संख्याएं प्राइम नंबर हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एक संख्या इसमें प्राइम नंबर है, क्योंकि बाकी किससे कट रही है, 3 1 3 3 1 3 इससे कट रही है। ठीक है, तो 1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 11 है। कुछ ऐसे नंबर है जिनको योग करके 11 आ रहा है, इन धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम संभाव्य गुणनफल कितना होगा। तो वो जो दोनों हैं उनको गुणा करने पे सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ सकता है पूछ रहे हैं। तो तो पहले वो दोनों नंबर पता चलने करने पड़ेंगे हमें। अगर 8 + 3 11 है तो 8 3 जा कितना होता है, 24। 24 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, और अगर 9 और 2 11 हैं तो 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है। तो 18 भी नहीं है इसमें, 18 है पर छोटा है, हमें सबसे ज़्यादा वाला देखना है। अगर 5 और 6 लेते हैं तो 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है, और 30 है इसमें। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई हो भी नहीं सकता, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पालतू जानवरों की प्रदर्शनी में बड़े कुत्तों की संख्या से छोटे कुत्तों की संख्या का अनुपात 3:17 है तथा कुल कुत्तों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है, 80 है, तो बड़े कुत्ते कितने हैं। तो बड़े कुत्तों की संख्या 3:17 है। ठीक है, ये वाला बड़े वाले तरफ के हैं और इधर छोटे वाले तरफ के हैं। तो देखो कुल कुत्तों की संख्या कितनी दे रखी है हमको, 80 दे रखी है ना। तो 21 जा 20, 24 जा 80, तो 1 से 4 तक हमारे पास आ रहा है। तो बड़े कुत्तों का हमको पूछा है कि कितनी होगी, तो 4 × 3, क्योंकि बड़े का जो अनुपात है वो 3 है। 4 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला है कि जो मार्गरेट है उसकी मासिक आय दे रखी है हमें 80,000 और उसने अपने धन को एक वृत्तखंड के ग्राफ में बताया है। मार्गरेट को 36,000 रुपये बचाने में कितना समय लगेगा।
ठीक है। तो उसने ये बता रखा है कि जो उसका अन्य खर्चा है, भोजन है, बचत है, किराया है, तो टोटल उसकी 80,000 सैलरी है, मासिक आय। ठीक है, हर महीने उसको 80,000 मिल रही है। अब उसको 36,000 रुपये बचाने हैं, तो टाइम कितना लगेगा उसको बचाने में? तो 80,000 को उसने 4 में विभाजित किया है, तो मतलब 4 से भागा करेंगे हम, तो सब में कितना कितना बटेगा? 20,000 रुपये सब में बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब में 20,000 रुपये बढ़ रहे हैं। तो जो 36,000 रुपये उसको बचाने हैं, तो 20,000 रुपये वो हर महीने बचा रही है। ठीक है, 20,000 रुपये बचा रही है, तो ये 3 20 से 36 होंगे तो कितना आएगा? 18 महीने आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 महीने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दवा की प्रति पैकेट की कीमत इतनी है जिसमें 10% वैट भी शामिल है, इस वैट की मात्रा क्या है? तो अगर मान लो 10% के हिसाब से जो है वो वैट सम्मिलित है, तो 100 रुपीज़ में अगर हम 10 प्लस कर देते हैं, टोटल हमारे पास जो कीमत है वो 220 है। तो 110% बराबर 220। अगर 110% पे 220 रुपये हैं, तो 1% पे कितने हैं? 2 रुपये हैं। ठीक है, और हमें निकालना कितना है? 10% वैट का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, x² प्लस एक्स में क्या जोड़ा जाए ताकि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाना है हमको, तो x² प्लस एक्स में हम क्या जोड़ें? सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, अगर हम 1/4 इसमें जोड़ते हैं तो क्या बनता है? x² प्लस 2 इंटू 1/2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। फिर देखो x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर का बन गया। तो ये एक क्या बन गया? पूर्ण वर्ग बन गया। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1/4। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। कोई भी दो कोण है जिनका योग 90 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं? तो वे कहलाते हैं पूरक कोण। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का योग हमें 8 दिया है, यदि संख्याओं का योग उनके अंतर के 4 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, एक एक करके ऑप्शन देख लेंगे। वो बोल रहे हैं दो संख्याओं का योग कितना है? 8 है, तो 6 और 2 का भी 8 है। यदि संख्याओं का योग उनके अंतर का, तो अंतर कितना होगा? 4 का 4 गुना है, 4 चक कितना हो जाएगा? 16। तो 16 और 8 तो मैच नहीं कर रहे ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, ऐसे ही हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो 5 और 3 का योग भी 8 है और उनका अंतर कितना है? 2 है। अब इसका 4 गुना करना है, तो 4 दूनी 8 है, तो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि किसी संख्या का आधा उसके 1/3 से 17 ज़्यादा हो, या कोई संख्या मान लो x है, तो उसका आधा उसकी क्या बोल रहे हैं वो 1/3 से 17 ज़्यादा है, मतलब कि 1/3 से 17 ज़्यादा है, तो वो संख्या कितनी होगी? x/2 को इधर माइनस में x/3 ले आएंगे और 17, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ऊपर एलसीएम लेने पे 3x माइनस 2x इक्वल टू 17 हो जाएगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 17 इंटू में 6 हो जाएगा और x की वैल्यू 102 आ जाएगी। आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है हमसे कि ये जो 5 संख्याएं हैं उनको एक एक बार प्रयोग करो और जो सबसे बड़ी संख्या बनती है इनसे और जो सबसे छोटी संख्या बनती है उनके बीच का अंतर यानी कि उनको माइनस कर दो। तो सबसे बड़ी संख्या हम इसमें क्या बनाएंगे? 9 7 4 2 0। और सबसे छोटी संख्या हम क्या बना सकते हैं इसमें? 2 4 7 9। ठीक है, एक एक बार प्रयोग करनी है और इनको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 6 9 4 1। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 1 में 4 टॉफ़ियाँ खरीदी, 1 रुपये में 4 टॉफ़ी खरीदी, तो 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए टॉफ़ियों को बेचना पड़ेगा। कितनी टॉफ़ियों को?
मतलब टॉफ़ी को बेचना पड़ेगा कितने रुपए में, मतलब 1 रुपये में हम कितनी टॉफ़ी बेचें हैं कि 60% का लाभ हमारे पास आ जाए। तो सेलिंग प्राइस कितना, एक का अगर हमें 60% का लाभ चाहिए तो इसको देखो आप डिवाइड करते हैं, अच्छा 5 से होगा ये और ये 8 से, तो हमारे पास 8/5 में 4 टॉफ़ी आता है। ठीक है, 8/5 में 4 टॉफ़ी, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 1 रुपये में 8/5 मल्टीप्लाई 4, 1 रुपये में 4 × 5/8, 4 2 जा 8 और 2 से हम 5 की डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 टॉफ़ी। तो 1 रुपये के लिए अगर हम 2.5 टॉफ़ी, 1 रुपये में 2.5 टॉफ़ी अगर हम बेचते हैं तब जाके हमें 60% का लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम एक वर्ष में कुल खेले गए मैच के 40% मैच जीत जाती है। एक वर्ष में 40% मैच वो जीत जाती है। यदि टीम 50% खेले हुए मैच हारी है तथा 20 मैच ड्रॉ हुए हैं तो ज्ञात करें कि टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले हैं, टोटल कितने मैच खेले हैं। तो 40% मैच वो एक साल में हार जा रही है, तो अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 60% मैच और बचे हैं। अब इन 60% में भी वो बोल रहे हैं 50% वो हार गई है, तो जो ये बचे हुए 60% है उसमें 50% वो हार गई है, तो मतलब अब हमारे पास सिर्फ 10% बचे हैं। अब वो बोली तथा 20 मैच ड्रॉ हुए हैं, तो अब इन 10% मैचों में से भी 20 जो मैच हुए होंगे वो ड्रॉ हुए होंगे। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10%, जो 20% हमारे मैच ड्रॉ हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100% इक्वल टू 10 × 20, 200 मैच हमारे पास जो है टोटल हुए हैं। ठीक है, टोटल मैच कितने हुए हमारे पास, 200 हुए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% की छूट देने का दावा करता है लेकिन वो प्रत्येक वस्तु पे क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देता है। उसका जो लाभ होगा वस्तु पर कितना होगा। तो क्रय मूल्य उसका, मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, और उसने हर उस पर 20% बढ़ा दिया, तो 100 का 20% 120, तो उसने हर वस्तु पे 120 उसका प्राइस लिखा हुआ है। तो उसका लाभ प्रतिशत देखने के लिए 120 मल्टीप्लाई 10/100 देखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12, यानी कि 12 रुपये। तो 120 उसमें लिखा गया था और 12 रुपये को हम हटा देंगे उसमें से, तो बचा कितना, 108। तो 100 रुपये में उसको 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक वस्तु में वो 8 रुपये कमा रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 केजी चावल का उपभोग करते हैं तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिनों में उपभोग करेंगे। तो M1 D1 Q2, M2 D2 और Q2। M यहाँ पे व्यक्ति हैं, D यहाँ पर दिन है और Q यहाँ पे चावलों की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ना हमें क्वांटिटी को एक्सचेंज करना होता है, पहले वाले में दूसरी वाली क्वांटिटी और दूसरे वाले में पहली वाली क्वांटिटी लिखनी होगी। तो पहले वाले में व्यक्ति 40 हैं, दिन 15 हैं और क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वांटिटी हम दूसरे वाले की लिखेंगे 48। दूसरे वाले में 30 लोग हैं, कितने दिन है हमारे पास, दिन हमको निकालने हैं और क्वांटिटी हमें पहले वाले की लिखनी है तो 240 लिखेंगे। अब इसको कट करेंगे जो जो कट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या कट हो रहा है, 15 2 जा 30 कट हो जा रहा है यहाँ से, तो डेज हमारे पास D2 निकल के आएंगे 4 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या निकल के आ रहे हैं, 4 दिन, क्योंकि 4 6 जा यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है ना, 6 2 जा 12 और 12 को 48 से डिवाइड करने पे 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 दिन निकल के आ रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 50 केजी गेहूँ 50 प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। 25 प्रति किग्रा की दर से वह कितना गेहूँ खरीदे ताकि उसे उतनी ही सेम कीमत खर्च करनी पड़े।
मतलब कि पहले जब वो व्यापारी 50 केजी गेहूँ खरीद रहा है तो वो 50 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, यानी कि टोटल वो कितने का खरीद रहा है, 2500 के खरीद रहा है। अब अगर वो 25 किलो अगर वो 25 प्रति किग्रा की दर से गेहूँ खरीदे, मतलब 25 रुपये किलो के हिसाब से अगर वो खरीदे, तो वो कितने खरीदे कि आंसर फिर से कितना आ जाए, 2500 ही आ जाए। तो कितना 100 ही तो होगा यहाँ पे, तभी तो 2500 आएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि 100 केजी गेहूँ उसे और ख़रीदने पड़ेंगे 25 के हिसाब से, तब जाके वो 2500 के पूरे खरीद पाएगा। तो 100 तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति को 36 सेबों को बेचने पर 4 सेबों की हानि होती है। तो देखो 36 सेबों को बेचने पर 4 सेबों का लॉस हो रहा है, प्लस 36 यहाँ पे CP प्लस 32, ठीक है। 36 में से 4 माइनस करेंगे 32 की हानि हो रही ना उसे, तो SP अपॉन CP कितना आ जाएगा, 32 अपॉन 36। कैसे करेंगे, 4 8 जा और 4 9 जा, तो मतलब कि पहले 9 रुपये हैं और 8, तो 9 में से 8 गया 1, तो 1 रुपये का उसको नुकसान हुआ, 1 रुपये का नुकसान हुआ। 1 अपॉन 9, टोटल 9 थे 100, तो उसे कितने की हानि हो रही है, 11.11। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, लंबाई मान लो x है और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1 इससे अधिक है। यदि प्लॉट के घेराव करने की कीमत 26.50 प्रति मीटर की दर से 5300 है, तो प्लॉट की लंबाई मीटर में कितनी है। 5300 की दर से है कितनी, 26.50 की, और टोटल 200 मीटर, ठीक है। तो कट करके कितना आ गया, 200 मीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आयताकार का 2L + B, कितना 200। तो यहाँ से हमें L और B की वैल्यू पता है, तो L की 2, L की वैल्यू x, B की वैल्यू 20 + x, और 200 हमने सॉल्व करा अभी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 के अंदर सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x + 20 x 20, अच्छा हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर देंगे 2 से कट कर देंगे 200 को, तो 100 हो जाएगा। तो 2x + 20 = 100, तो यहाँ से 2x की वैल्यू 100 माइनस 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो इसका ऑप्शन x की वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है। तो हमें x + 20 था, हमारे पास जो लंबाई है वो x + 20 है, तो 40 में हमें 20 प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 60 इसमें सही होना है, लेकिन इनमें से कोई नहीं इसमें करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्षों के बाद रमेश की पिता की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में रमेश के पिता की आयु वर्षों में कितनी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी ऑप्शन को देखेंगे तो 12 36 13 39 11 33 12 14 42, तो ये सारे ही ऑप्शन में दोनों की जो आयु है वो 1/3 है, तो सभी एक जैसा सेम ही हो रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन A इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्षों के बाद जो रमेश की पिता की आयु है वो रमेश की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें A हो जाएगा। सो ये हो गया उत्तराखंड SI का 2015 का मैथ का टोटल सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिए हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट है, उत्तराखंड SI की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं।